स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे भोपाल से। सबसे पहले खबर, प्रवासी श्रमिकों से मुख्यमंत्री कल बात करने वाले हैं। बुधवार को प्रवासी श्रमिकों को वे संबोधित करेंगे और फेसबुक लाइव और वेबकास्टिंग से वे चर्चा करेंगे। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री उनसे बात करने वाले हैं। रोजगार प्रदाताओं को भी वो संबोधित करेंगे। प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों की संख्या 7,30,000 है और रोजगार प्रदाताओं की संख्या 18,500 है। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, हमने देखा कि पहले बिजली उपभोक्ताओं से बात की थी और तब उन्होंने बड़े ऐलान किए, और अब कल आने वाले कल में जब मुख्यमंत्री बात करेंगे श्रमिकों से और रोजगार प्रदाताओं से, तब क्या हो सकता है? शाम 4 बजे चर्चा होनी है। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। सरकार की ओर से इस कोरोना काल में जिस तरीके की राहतें और नई योजनाएं शुरू की गई हैं, उनको लगातार उनसे संवाद और उनका प्रचार प्रसार सरकार की ओर से किया जा रहा है। इसी कड़ी में जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे जो मजदूर हैं जो मध्य प्रदेश से बाहर काम करते थे, वो वापस लौट के आए और फिर उनके लिए सरकार ने नई तरीके की जो योजना है रोजगार सेतु पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया, और उसमें न केवल उन मजदूरों को जोड़ा गया जो घर वापस लौटे हैं लॉकडाउन की वजह से, जिनके काम चले गए थे या नौकरी छूट गई थी, बल्कि उन कंपनियों को भी उस पोर्टल में जोड़ा गया है जो नौकरी देने वाली हैं। तो रोजगार लेने वाले और रोजगार देने वाले दोनों एक पोर्टल पर लाए गए हैं। उसी को जो सरकार ने कदम उठाया है, अब उसके तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनसे संवाद करेंगे, उन लोगों से जिन्हें रोजगार मिले हैं या फिर जो देने वाले हैं। तो सरकार की कोशिश ये है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव की घड़ी हो तो इन सारी बातों को, इन सारी योजनाओं को कहीं ना कहीं धरातल पर और जनता के बीच में कैश कराया जा सके, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या है प्रवासी मजदूरों की जो मध्य प्रदेश में लौटकर वापस आई है। जी शरद, एक बात ये भी कि ये तो प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार विचार कर ही रही है, और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में जो कि अपना जो भी काम कर रहे थे, जो भी नौकरी कर रहे थे, वहाँ से वे परेशान हैं। उनको कई लोगों की जॉब भी चली गई। ऐसे में उनके लिए भी क्या सरकार कुछ विचार कर रही है? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जब कोरोना आपदा आई तो उसके बाद 22 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज है वो दिया गया है। उस पैकेज के तहत मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे जो कदम है सरकार की ओर से गरीबों को और जरूरतमंदों को फायदा देने के लिए उठाए जा रहे हैं। मसलन कुछ योजनाओं के तहत सीधे राशि जरूरतमंदों के खाते में गई है, जबकि जो हाथ ठेला चलाने वाले हैं या रेहड़ी वाले मजदूर हैं उनके लिए भी अलग अलग योजना है। एक योजना आत्मनिर्भर भारत के तहत 10,000 रुपए का जो उनको लोन देने की योजना है बिना ब्याज के। इस तरीके की योजनाएं भी शुरू की गई हैं। हालांकि सरकार के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन इनसे आम लोगों को फायदा कितना पहुंच रहा है ये भी एक देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। और अब एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर नारायणपुर अब उजवाड़ में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया गया। डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। घट्टेकाल डेंगल पुट्टी के जंगल में ये नक्सलियों का कैंप लगा हुआ था। भारी मात्रा में गोला बारूद, रॉकेट लॉन्चर, आईईडी सब कुछ यहां पर मिला है। ये बड़ी मात्रा में मिला है और ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल के जवानों की कही जा सकती है, क्योंकि नक्सलियों के पूरे कैंप को ध्वस्त कर दिया गया है। विवेक श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विवेक, पूरी जानकारी दे। देखिए पुनीत जी, बताना चाहूंगा कि मार्च क्षेत्र में पुलिस जवानों को काफी लंबे समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जवानों को एक जानकारी लगी थी कि उस घट्टे कवाली और डेंगल पुट्टी के जंगल में नक्सलियों ने कैंप लगा रखा। तो इस कैंप नक्सलियों की उपस्थिति की जानकारी लगकर जब डीआरजी और एसटीएफ के जवान निकले थे तो वहां पर नक्सली जवानों को आते देखकर भाग खड़े हुए, और पुलिस ने जब क्षेत्र की सर्चिंग की तो वहां बड़ी मात्रा में रॉकेट लॉन्चर, गोला बारूद और दीगर सामान मिले हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि नक्सली या तो वहां पर कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इकट्ठे हुए थे। जी बोले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए विवेक। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। अप्रत्यक्ष चुनाव का फैसला लिया गया है और बीजेपी
सरकार जो है इसको बदलने वाली है। सीधे जनता के द्वारा महापौर और अध्यक्ष चुने जाएंगे। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बयान भी दिया कि विधानसभा सत्र जो मानसून सत्र होगा उसमें संशोधन विधेयक लाया जाएगा। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इसके बाद सरकार के कवायद पर सवाल उठाया और कहा कि सीधे तौर पर चुनाव कराने से सीमित लोगों को ही महापौर अध्यक्ष बनने का अधिकार मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस ने जो संशोधन किया था उसके जरिए हर एक के लिए महापौर और अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ किया गया था। ये तो स्वाभाविक था, पहले से भी हमारा एजेंडा था। हमने महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया था। उसके पीछे का केवल एक कहा है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना। महापौर जब वार्ड के अलावा जब पूरे क्षेत्र से चुना जाएगा तो उसकी समग्र सोच रहेगी से और पूरे क्षेत्र के प्रति वो एक समान रवैया रखेगा और डेवलपमेंट उस दिशा में लेके जाएगा। सरकार ने जो निर्णय लिया, मैं मानता हूं जल्दबाजी में है। लोकतंत्र की सही मर्यादा नगरीय निकाय की जनता की भागीदारी की होती है और आप उस चुनाव को भी संसदीय और राज्य चुनाव जैसे कराएंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि छोटे वर्करों को उस तरीके से उसमें मूवमेंट मिल सकता है। महापौर कौन बनता है? जो विधायक लेवल का व्यक्ति हो। महापौर किसको बनना चाहिए? जो पार्षद में से चुन के आए, सरपंच में से, पंच में से सरपंच चुन के आए, जिला पंचायत जनपद पंचायत सदस्य में से अध्यक्ष चुना जाए। तो उस तरह की प्रोसेस होनी चाहिए। तो उसके विपरीत ऊपर से बड़ा नेता ही ये बनेगा, छोटे कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिलती है। उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार एक बड़ा दाव चल रही है। संबल योजना में 2 और योजनाओं को शामिल करने जा रही है सरकार। गरीब परिवार के होनहार बच्चों के लिए योजना होगी। इन योजनाओं के तहत खिलाड़ी प्रोत्साहन और सुपर 5000 योजना होगी, जिसमें 10वीं और 12वीं के मेरिट में आने वाले बच्चों को राशि दी जाएगी। 5000 टॉपर बच्चों को 25,000 की राशि देने की योजना पर काम चल रहा है। और इधर उज्जैन में कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के चलते ये कांवड़ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। जनप्रतिनिधियों की राय लेने के बाद ये फैसला लिया गया है। आज की बैठक का निर्णय जो है हमने ये लिया है कि कल से पूरा उज्जैन का बाजार खुलेगा। अतिक्रमण जो बाहर निकालते हैं वो कोई नहीं निकालेंगे, अतिक्रमण न करें। जो 9 बजे से 7 बजे तक कर देंगे, जो 10 से 6 तक था 2 घंटे और उसको बढ़ा दिया जाएगा। कांवड़ यात्रा नहीं निकले इसलिए हमने आज सब जनप्रतिनिधियों की राय के आधार पर तय किया है। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उज्जैन का दौरा करने पहुंचे थे, तो यहां पर उन्होंने पीटीएस कोविड क्वारंटीन सेंटर पहुंचकर पीपीई किट में पहुंचकर उन्होंने यहां का जायजा लिया। इसके अलावा महाकाल मंदिर भी पहुंचे और पूजा अर्चना की। कोविड सेंटर गया था जहां पेशेंट भर्ती है, उन सबसे मिला था। एक कोशिश है कि लोगों को ये लगे कि रिश्ते रक्त रंजित न हो जाए इसमें, क्योंकि जिस तरह से मोहल्ले में अगर कोई कोरोना का पेशेंट निकल आए तो पूरा मोहल्ला उसको हिकारत की नजर से देखता है। ये अच्छा नहीं है। कोरोना डरने की चीज नहीं है, सावधानी की चीज है। किसान कर्ज माफी के मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और पुरानी सरकार के फैसलों को किसानों के डिफॉल्टर होने के लिए जिम्मेदार बताया। किसानों को दोबारा कर्ज न मिल पाने की वजह भी कमलनाथ सरकार को बता दिया और नीतियों को बता दिया। किसानों के साथ षड्यंत्र पूर्वक धोखाधड़ी की कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन एक भी किसान का कर्जा 2 लाख का माफ इन्होंने नहीं किया। और किसानों की जो संस्था है कोऑपरेटिव बैंक, उसको बर्बाद कर दिया। सोसाइटियों को प्रशासकों से जबरदस्ती प्रस्ताव बुलवा लिए गए, जबकि उनको अधिकारी नहीं है किसानों की संस्था के कि 50% ऋण हम सहन करने को तैयार है, और पूरी सोसाइटियों को डिफॉल्टर कर दिया गया। इसलिए किसान समितियां ही ऋण देने की स्थिति में नहीं है और इसलिए किसानों को ऋण नहीं मिल रहा। उसके लिए अगर कोई दोषी है मध्य प्रदेश में एकमात्र व्यक्ति वो है कमलनाथ जी, और इसलिए कमलनाथ जी के खिलाफ हमने कहा है किसानों से कि जाए थानों में रिपोर्ट लिखाएं, कोर्ट में जाए, प्राइवेट इस्तेगासा लगाए और 420-120 का मुकदमा राहुल गांधी और कमलनाथ जी के खिलाफ जारी कराएं। और जो कुछ भी आज किसान बर्बाद हुआ, संस्थाएं पूरी डिफॉल्टर हो गई है, कोऑपरेटिव बैंक डूब गई कर्ज में, तो उसके लिए दोषी कमलनाथ जी। इन्होंने लिख दिया, मुख्यमंत्री बनते से कहा
कि 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का कर्जा 2 लाख तक का अल्पकालीन माफ किया जाता है। प्रमुख सचिव ने आदेश जारी कर दिए, प्रमाण पत्र दिए गए, लेकिन कर्जा माफ नहीं किया गया। और इसलिए इसके लिए दोषी अगर कोई है, धोखाधड़ी किसानों के साथ की है तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने की है, उनकी सरकार ने की है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई। बीते 17 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आज फिर से पेट्रोल बढ़ गया और 20 पैसे उसमें इजाफा हो गया। डीजल 52 पैसे महंगा हुआ है। भोपाल में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 87 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। इस पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। गाड़ियों को हाथ ठेले पर रखकर विरोध जताया गया। वहीं कमलनाथ ने भी पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर केंद्र के साथ ही राज्य को निशाने पर लिया, सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि देश में सबसे महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में है। जहां तक प्रश्न है कांग्रेस पार्टी में आने वालों का तांता लगा है, पर तय हमें करना है कि किसे लेना है किसे नहीं लेना है। हम भारतीय जनता पार्टी जैसे केवल एक ब्लास्ट प्रोसेस प्लान करके हम इसको ले रहे हैं उसको ले रहे हैं, हम उन लोगों में से नहीं है। हम चोट खाए लोग हैं। मैं मानता हूं कि जिसको भी लेंगे वफादारी के साथ लेंगे, आइडियोलॉजी के साथ लेंगे। अब धोखा नहीं खाना चाहते हम। धोखेबाजों को हमने भेज दिया भारतीय जनता पार्टी। बढ़ते दाम, जिस तरह से कोरोना की महामारी के बाद केंद्र सरकार ने नौजवानों को रोजगार दिया नहीं, गरीबों को पैसा दिया नहीं, ऊपर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। जाहिर है डीजल के दाम बढ़ने से आने वाले वक्त में महंगाई और बढ़ेगी, निश्चित रूप से ये एक स्वाभाविक बात है। तो हम सब लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं और गाड़ियां इसीलिए ठेलों पे रखें कि अब गाड़ी ठेले पे रख ली, छाती पे से हमने अपना कपड़ा भी उतार लिया। केंद्र सरकार और क्या क्या चाहती है वो बता दे कि जनता का क्या क्या इम्तिहान लेना चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ मध्य प्रदेश की जनता की सेवा में लगी है। ये वही विपक्ष वाले हैं जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम पेट्रोल डीजल की कीमत कम करेंगे और इन्होंने बढ़ाई थी। तो इन्हें तो अधिकार ही नहीं है इस बात के कहने का। शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर फेंकेंगे क्या? पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कल पूरे प्रदेश में कांग्रेस भी प्रदर्शन करने जा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश पर इंदौर में भी कांग्रेस नेता साइकिल चलाकर प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर तंज कसा। शंकर ललवानी ने साइकिल चलाना कांग्रेस की सेहत के लिए अच्छा बताया। कल हम शांतिपूर्वक करेंगे और पूरा हम एहसास कराएंगे कि हम जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ही नहीं संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर जो एक आपदा आई है उसमें चिंता ना करते हुए खुद व्यापारियों की चिंता ये जनता सरकार कर रही है, तो कहीं ना कहीं चेतना आप। और भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। 3 जिलों के एसपी बदल दिए गए। छतरपुर, बड़वानी, उमरिया के एसपी बदले गए हैं और कल ही 39 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए थे। 19 जिलों के एसपी बदले गए थे और ये एक बड़ी खबर। और फिर से 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 3 जिलों के एसपी बदले गए, छतरपुर, बड़वानी और उमरिया के। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, आज ही हमने खबर दर्शकों को बताई थी कि कांग्रेस इस पर आपत्ति ले रही है कि जिस तरीके से ट्रांसफर हो रहे हैं, चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की गई है और हम लगातार देख रहे हैं खबरें इसको लेकर। पहले जब कांग्रेस शासनकाल था तब बीजेपी सवाल उठाती थी, कांग्रेस ने सवाल उठाया और इस बीच ट्रांसफर लगातार जारी है। फिर से 4 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है और कल ही एक लंबी चौड़ी लिस्ट आई थी। करीब 39 आईपीएस जो अधिकारी हैं उनके तबादले किए गए थे और जिसमें 19 जिलों के एसपी शामिल थे। आज फिर से 3 जिलों के जो एसपी हैं उनको बदला गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो 22 जिलों के जो एसपी हैं वो लगभग बदले गए हैं। तो ये सवाल खड़े जा रहे हैं कि एन चुनाव से पहले ये जो तबादला चल रहा है मध्य प्रदेश में अधिकारियों का, उस पर रोक लगाई जाए। और आरोप प्रत्यारोप की जहां तक बात है तो निश्चित ही जब कांग्रेस सरकार में थी
और इस तरीके से तबादलों की लिस्ट लंबी चौड़ी जारी होती थी तो बीजेपी की ओर से सवाल खड़े किए जाते थे और अब कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है। लेकिन कहीं ना कहीं इन तबादलों के पीछे की एक वजह ये नजर आती है जिस तादाद में अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं कि एक न एक उपचुनाव से पहले की जो प्रशासनिक जमावट है वो अपने तरीके से कहीं ना कहीं सरकार करना चाहती है और इस पर कांग्रेस आपत्ति दर्ज करा रही है और आयोग तक भी पहुंची है। जी शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज थी और इसे बीजेपी ने आज बलिदान दिवस के रूप में मनाया। कैलाश विजयवर्गीय ने इस मौके पर एक वर्चुअल रैली की, बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी ऑफिस से उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को लेकर चर्चा भी की। इधर विधायक ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। इंदौर से खबर बता रहे हैं, विधायक रमेश मेंदोला रेसिडेंसी कोठी पहुंचे थे। यहां पर केक काटा उन्होंने। ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन की महिलाएं केक लेकर पहुंची थी। ब्यूटी पार्लर खोलने की बधाई दे रही थी ये महिलाएं। इधर रमेश मेंदोला को बुके देकर सम्मानित भी किया गया, लेकिन इस सब के बीच सोशल डिस्टेंसिंग नाम का शब्द कहीं नजर नहीं आया। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। जबलपुर में ईओडब्ल्यू की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री पर कार्रवाई की गई। करीब 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। बैंक लॉकर से निकले सोने की सिल्लियां निकली हैं और कार्यपालन यंत्री कोदू प्रसाद तिवारी की संपत्ति कुर्क की गई है। सतना और जबलपुर की संपत्ति को कुर्क किया गया। बैंक लॉकर और खाते भी सील कर दिए गए हैं। इधर सतना स्थित शिवम पेट्रोल पंप को भी सील किया गया और सारी संपत्ति न्यायालय से अटैच की गई। विभाग से कि आय से अधिक संपत्ति की कंप्लेंट प्राप्त होने पर ईओडब्ल्यू जबलपुर द्वारा इसकी जांच की गई और जांच करके 2018 में इस पर एफआईआर ली गई थी करप्शन एक्ट के तहत। आय से अधिक संपत्ति इनकी करोड़ों में प्राप्त हुई पाई गई थी और उस पर छापे की कार्रवाई की गई और छापे में इनके यहाँ से करीब जो है करोड़ों में अनुपातित संपत्ति 3 सोने की सिल्ली और बेहिसाब 40 से अधिक अचल संपत्ति प्रॉपर्टीज़, कई इनके पॉलिसीज़ में इन्वेस्टमेंट और बेनामी संपत्ति प्राप्त हुई। और इसके बाद हमने माननीय न्यायालय से इसमें निवेदन किया और करप्शन एक्ट और क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट और करप्शन एक्ट की प्रावधानों के तहत इसमें जो आय से जो ब्लैक मनी है जो उसको अटैच करने के लिए हमने न्यायालय से निवेदन करके वारंट प्राप्त किया और वारंट की तामीली आज हमने इसको टीम भेज के सतना और जबलपुर के ठिकानों पे की और जिसमें पेट्रोल पंप को हमने इसमें संचालन उसका बंद कराया है, उसको नोटिस शामिल किया है और जो इनकी प्रॉपर्टी है 37 से अधिक उनको फ्यूचर में इनकी रजिस्ट्रियाँ ना हो उसके लिए हमने माननीय कलेक्टर और संबंधित एजेंसीज को इसमें न्यायालय के आदेश की तामीली कराई है और इनके सभी लॉकर्स खोले जा रहे हैं और संबंधित जो गोल्ड ज्वेलरीज है वो उसमें अटैच करके उसमें सुपुर्द की जा रही हैं और इसके अलावा गाड़ियाँ। इधर होशंगाबाद से खबर आपको बताएं, जहां पर बीच सड़क पर टाइगर की सैर नजर आई। मटकुली और पचमढ़ी के बीच ये टाइगर नजर आया। कुछ लोग यहां से गुजर रहे थे। पर्यटक जो कार में सवार थे उन्होंने जैसे ही इस टाइगर को सड़क पर देखा, जंगल के शिकारी को सड़क पर देखा, जंगल के राजा को सड़क पर देखा, तो उन्होंने तुरंत कैमरा निकाला और इसका एक वीडियो बना लिया। कुछ तस्वीरें भी खींची गई और ये वीडियो में साफ तौर पर ये टाइगर जो है ये सड़क पर रात को घूमता हुआ नजर आ रहा है, सैर करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।